अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हमने पढ़ना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हमने इससे पहले जो अपना टॉपिक पढ़ा था वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट था। उस टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आने वाला रिज़ल्ट है वो हमारे पास स्केलर फॉर्म में आता है। उसे हम डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते थे क्योंकि उन दो वेक्टर्स के दरमियान हम जो साइन यूज़ करते थे वो डॉट का था। आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने लगे हैं जिसे हमने नाम दिया है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो भी वेक्टर फॉर्म में आता है। हम मल्टीप्लाई भी दो वेक्टर कर रहे होते हैं, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही होती है वेक्टर फॉर्म में आ रही होती है। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, जैसे हम वहाँ पर दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट शो करते थे, यहाँ पर हम शो करते हैं क्रॉस। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच रिजल्ट इन टू ए वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट जो रिजल्ट भी वेक्टर की फॉर्म में लेके आती है, उसे हम नाम देते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिक्स में बहुत सारी एग्जाम्पल हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जिनमें से चंद मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी। सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज भी होती है, टॉर्क। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और टॉर्क बजाते खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम मल्टीप्लाई भी दो वेक्टर्स करते हैं, हमारे पास आने वाला आंसर भी वेक्टर है। मैग्नेटिक फोर्स, किसी चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स, प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का है, हमारे पास आंसर भी क्या रहा है, वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, आने वाला आंसर भी वेक्टर। इसी तरह हमारे पास ये लीनियर वेलोसिटी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, आने वाला आंसर भी वेक्टर। तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल और हैं जो हम इस एफएससी के कोर्स में पढ़ते भी हैं कि हम जिनमें वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आने वाला जो रिज़ल्ट है वेक्टर की ही फॉर्म में आता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने इसका फार्मूला देखना है। दो वेक्टर्स के दरमियान जब हम क्रॉस लेते हैं तो हमारे पास क्रॉस के बाद जो रिजल्ट बन रहा होता है, फार्मूला है ए बी साइन थीटा, साथ हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर। हमने पहले कहा हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट भी हमें वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा। ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस बात को शो कर रहा है कि दोनों साइडें बैलेंस हैं, इधर भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, इधर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। टर्म में जो ए बी साइन थीटा है ये बेसिकली वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड है, उनके क्रॉस की मैग्नीट्यूड है। एन बेसिकली वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर लाई करता है ए और बी की उस प्लेन के जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर एक प्लेन बनाई, उस प्लेन में दो वेक्टर पड़े हुए हैं ए बी, उन दोनों की आपस में क्या जोड़ दी हमने, टेल्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब दो वेक्टर्स के दरमियान हमने थीटा देखना होता है तो टेल जोड़ते होते हैं, प्रोडक्ट लेना होता है तो हम टेल जोड़ते होते हैं। अब ये जो दो वेक्टर हैं ए और बी, ये किसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूं तो सिचुएशन ना कुछ यूं है, ये वो दो वेक्टर हैं जिनमें से ये हमारे पास वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर बी, किसी भी प्लेन के ऊपर ये रखे हुए हैं। ये कोई प्लेन है जिस पर ये दोनों वेक्टर यूं लाई कर रहे हैं। मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है,
इन दोनों का जो हम रिजल्टेंट लेते हैं वो रिजल्टेंट हमें एक रूल के तहत लेना पड़ता है। उस रूल को हम नाम देते हैं राइट हैंड रूल। बिल्कुल अप्लाई करेंगे, मैं आगे जाके राइट हैंड रूल ही समझाऊंगा। लेकिन जो मैंने ये प्लेन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसके मुताबिक ये जो ए और बी दो वेक्टर जो ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन से बाहर आता है, जिसे मैंने यहां यूनिट वेक्टर n के साथ शो किया हुआ है। तो मैंने यहां क्या लिखा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो कि ए और बी के प्लेन के ऊपर निकल रही है। ये हमने क्रॉस लिया। तो ये डायरेक्शन हमने किस रूल के तहत ली? ऐसा राइट हैंड रूल हमने डॉट या स्केलर प्रोडक्ट में अप्लाई क्यों नहीं किया? हमें इस राइट हैंड रूल की ज़रूरत यहीं पर पेश क्यों आती है? हम राइट हैंड रूल यहीं पर पेश क्यों यूज़ करते हैं? तो बेटा मैंने पहले भी कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो स्केलर फॉर्म में आता है। स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर की डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो हम उससे क्यों फाइंड करें? तो हम कोई रूल नहीं अप्लाई करते। यहां चूंकि हमारे पास रिजल्ट भी वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है, तो वेक्टर की जब फॉर्म में आएगा तो हमारी मजबूरी है, हमें उसकी डायरेक्शन देनी है। उसकी डायरेक्शन देने के लिए ही हम यूज करते हैं ये रूल, जिसे हम नाम देते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है? जो दो वेक्टर हमने मल्टीप्लाई करने हैं, जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उनमें देख लें हमारा पहला वेक्टर कौन सा है। अपने राइट हैंड को उस पहले वेक्टर पर रख लें, अपनी फिंगर्स को उस तरफ टर्न करें जिस तरफ हमारा दूसरा वेक्टर है। हम ए को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं बी के, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। अभी जो ए क्रॉस बी है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट है, जो क्रॉस का रिजल्ट आ रहा है, वो किस डायरेक्शन में है? अपनी फिंगर्स को ए और बी के दरमियान बेंड कर लें। जिस तरफ आपका थंब लाई करेगा वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। अब मेरा थंब आ रहा है बाहर की जानिब, ऐसी कोई भी वेक्टर मैं यहां ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैंने उसे कहां शो किया? ऊपर अपवर्ड शो कर दिया कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। ये ए क्रॉस बी, ये परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट हमारा कहां चला गया? बाहर को। ये हमने आंसर बार शो कर दिया। तो ऐसे ही अगर मुझे बी क्रॉस से लेना पड़े तो ज़ाहिर बात है मैं अपने राइट हैंड को यूं मोड़ दूंगा। अब इनवर्ड नहीं शो कर सकता अंदर को। बी क्रॉस से कहां चला जाऊंगा? नीचे की जानिब। ये दोनों मैंने यहां बनाए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। और इसके अलावा हमने इसमें एक प्रॉपर्टी सबसे जो पहले देखनी है, कम्यूटेटिव लॉ। जैसा कि पिछला लेक्चर आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट वाला, वहां पर क्या था? ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल था। वहां पर तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए थी। क्यों? ए डॉट बी भी स्केलर था, बी डॉट ए भी स्केलर है, डायरेक्शन की कोई टेंशन ही नहीं थी। ए डॉट बी भी जस्ट मैग्नीट्यूड, बी डॉट ए भी जस्ट मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल, तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। यहां पर तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगी, हमारे पास यहां पर डायरेक्शन भी होगी। अब सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी की बात की। अब ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड लाई कर रहा है, बी क्रॉस से परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड लाई कर रहा है। भले ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, जो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की है वही मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए की होगी, लेकिन डायरेक्शन एक जैसी नहीं है। और हम जानते हैं दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। चूंकि ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है, बी क्रॉस ए भी एक वेक्टर है, भले दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हैं, डायरेक्शन में नहीं सेम। जब ये डायरेक्शन में सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस में आ रहा है, बी क्रॉस ए माइनस में आ रहा है, तो ए क्रॉस बी
बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। दोनों मैग्नीट्यूड में भले इक्वल होंगे लेकिन ये डायरेक्शन में इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।